नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी मन का प्रहरी, जिसे लिखा है गौरपन शिवानी जी ने। आज तक मुझे अपनी अंतः प्रेरणा पर बड़ा गर्व था, पर आज सचमुच ही मेरा दर्प अचानक हाथ से गिर गए दर्पण की भांति यथार्थ की धरा पर गिर चूर चूर होकर बिखर गया है। बैंक के काउंटर पर मेरा उससे प्रथम परिचय हुआ था। हाथ का टोकन काउंटर पर अधैर्य से ठनकाती वह पूर्व परिचित ना होने पर भी काक दृष्टि से मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराई थी जैसे वर्षों से मुझे जानती हो। मैं चेक लिख ही रही थी कि पेन की स्याही चुक गई। झुंझलाकर मैं पेन को झटक रही थी कि उसने चट अपना पर्स खोल अपनी कलम मेरी ओर बढ़ा दी। धन्यवाद कह मैंने कनखियों से पेन की स्वामिनी के चौकोर पर्स की मईसी काया देख ली। निश्चय ही ऐसी चमक किसी नकली अजगर की चमड़ी में नहीं हो सकती थी। कम से कम 2-250 का तो होगा ही। पेन लौटाने लगी तो उसकी अनामिका और कनिष्ठा में जगमगा रही पन्ने और हीरे की अंगूठियों और फिर उसके चेहरे पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस सनतनी से चेहरे की शांत भव्यता ने मुझे सचमुच ही प्रभावित कर दिया। अवस्था ढल रही थी, किंतु अस्तगामी सूर्य का अस्तप्राय तेज पूरे चेहरे को रंग कर अस्वाभाविक रूप से तेजस्वी बना रहा था। उन बड़ी बड़ी स्निग्ध आँखों का तीव्र तेज अब भी किसी प्रणयी पुरुष को झुलसा सकता था। उस प्रौढ़ा के अंग प्रत्यंग से यौवन की छलनामयी मादकता जैसे छलकी पड़ रही थी। मैं अपना चेक भुना कर लौटी तो वह भी मेरे साथ थी। मैं उसके लुभावने स्मित का औपचारिक प्रतिदान अपने सामान्य से स्मित के रूप में देकर आगे बढ़ गई और रिक्शा बुलाने लगी। उसने फिर अपनी उसी मोहनी हंसी के जाल में बांधकर मुझे घेर लिया। रिक्शा क्यों बुला रही हैं? कहाँ जाएंगी? चलिए मैं आपको छोड़ दूं। उसका यही सौजन्यपूर्ण शिष्टाचार मुझे चलते चलते मैत्री का आवाहन दे गया। उस शहर में हम दोनों 2 वर्ष रहीं और इस बीच वह मेरे इतने निकट आ गई जैसे मेरी बाल सखी रही हो। मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी और वह मेरे बारे में। हम दोनों के समाज, मित्रों के दायरे और किसी अंश में, रुचि में भी धरती आकाश का अंतर था। जब भी मैं उससे मिलने जाती, उसके सुरुचिपूर्ण ढंग से संवरे गोल कमरे में पसरे एकाध लंब तड़ंग गैरिक वसंधारी को देख उल्टे पांव लौटने लगती तो वह भागकर मुझे बाहों में घेर कर फुसफुसाती, अरे इनकी चरण धूलि लिए बिना तुझे नहीं जाने दूंगी। कल ही तो स्टेट से लौटे हैं। आज मेरे यहाँ इनका गीत का प्रवचन है। आएगी तू? नहीं, मेरा रूखा उत्तर उसके गाल पर चांटा सा लगता, पर वह हंसकर दूसरा गाल बढ़ा देती। एकाध भंड साधु तूने देखे होंगे, तो क्या कोई पहुंचा सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरी तो यह दृढ़ धारणा थी कि किसी सिद्ध की जितनी ही पहुंचने की प्रसिद्धि होगी, वह उतना ही बड़ा ठग निकलेगा। पहुंचे सिद्ध किसी गृहस्थ के यहाँ धार्मिक प्रवचन कर अपनी ख्याति की गठरी नहीं बांधते, किंतु फिर भी रुचि एवं वयस के अंतर को तोड़ती फोड़ती हमारी मैत्री किसी वेगवती नदी की धारा की भांति मार्ग के रोड़े कंकड़ों को धो पोंछ कर बहा ले गई। वयस में छोटी होने पर भी जीवन का अनुभव मुझे अधिक था। मैं पत्नी थी, माँ थी। अपने गृहिणी और मातृत्व पद का अभिमान कभी कभी मेरे कथन या व्यवहार में छलक उठता तो वह सिमट कर सिकुड़ जाती। मेरी निधि थी सुखी गृहस्थी की। वह बेचारी अपने नीरस अध्यापन कार्यभार से मुक्ति पाकर लौटती तो कभी कभी मुझे फ़ोन कर पूछती, क्यों, क्या कर रही हो? बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, चलेगी क्या? किंतु मैं इनकार कर देती। ना उससे कोई रूठने वाला था, ना उसे मनाने वाला। अपनी तनख्वाह की मोटी रकम को वह मन माने ढंग से खर्च कर सकती थी। मृत पिता ने नैरोबी में लाखों रुपया कमाया, किंतु उनकी वही संपत्ति उसकी माँ की सौत बन गई। पिता हरसुखलाल पटेल के पास प्रायः एक विदेशी विमान परिचारिका छुट्टियां बिताने चली आती थी। विदेश की हवाई यात्रा में उससे उनका परिचय हुआ था। उसी परिचय ने प्रगाढ़ मैत्री और प्रणय का रूप ले लिया।
उसका विवेकहीन चित्त जब रस्सी तुड़ाकर भाग रहे हुडेल बछड़े सा दौड़ रहा था, तब उनकी दृष्टि अचानक अपनी विवाह योग्य युवती पुत्री पर पड़ी। इसी समय पुत्री की सरला जननी ने आत्महत्या कर ली। फिर वह पढ़ने अपनी मौसी के पास बनारस चली आई थी। तुमने विवाह क्यों नहीं कर लिया अनुराधा? मैंने पूछा। वह हंसकर बोली, कौन करता मुझसे विवाह? कैसी मूर्खता की बातें करती हो। आज भी यदि तुम साहस कर अपना स्वयंवर रचा लो तो एक साथ कई राजकुमार तुम्हारी वरमाला ग्रहण करने अपनी गर्दन झुका देंगे। मोटे लेंस का अपना मर्दाना चश्मा उतार कर वह रख देती तो मैं उसे देखती ही रह जाती। इस वयस में भी जो इतनी आकर्षक है, अपने यौवन काल में कैसी रही होगी। क्या दुस्साहसी विवेकहीन अनंग उस महिमामयी तापसी के लुभावने अंगों को अछूता ही छोड़ गया होगा। मैं मान ही नहीं सकती अनु कि कोई तुम्हारे प्रेम में चकर घिन्नी खाकर नहीं गिरा होगा। क्या रोज रोज एक ही प्रश्न पूछती हो? सच कहूँ, जब एक एक कर पात्रा जुटने लगे तब मेरी रुचि ना ना करती रही। कोई मुझे जचता ही नहीं था। जब रुचि ने समझौता करने का निश्चय किया तब कोई पात्रा ही नहीं रहा। ओह, इसका मतलब कोई पात्रा था अवश्य, मैंने हंसकर कहा। सुनो, मेरे मौसा गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ना वह कहीं आते जाते ना मौसी। फिर वहाँ कौन सा पात्रा जुटता? झूठ मत बोलो अन्नू। तुम ही ने एक दिन कहा था ना कि तुम्हारे मौसा अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे और दिन रात उनके छात्रा उन्हें घेरे रहते थे। क्यों, उसी घेराव की भीड़ में तुम्हारा प्रशंसक भी था ना? उसके आकर्षक चेहरे पर भावावेश की रेखाएं खिंच गईं। चिबुक पल भर को कांपा। एक क्षण को वह हिचकिचाई। फिर बिना किसी संकोच के वह मुझे अपनी विस्मृति यौवन दुर्ग के उस खंडहर में खींच ले गई, जहाँ ना वैराग्य था, ना संयम, ना संकोच, ना चित्तवृत्ति निरोध। आश्वस्त होकर उसने चाय का प्याला उठा लिया। फिर उसका संकोच जैसे उसकी जीवन कथा के तीव्र प्रवाह के साथ बहता चला जा रहा था। कैसा निष्कपट आत्मनिवेदन था, किंतु कितना निर्लज्ज। अनु के मौसा के यहाँ आने वाले छात्रों में मधुकर का व्यक्तित्व एकदम अनोखा था। उसके श्याम वर्णी चेहरे का आकर्षण अद्भुत था। अनु रीझी थी उस मेधावी युवक की प्रतिभा पर और वह डूबता चला गया उस अभिराम मुखाकृति के सौंदर्य चिंतन में। मैंने पापा को भी लिख दिया था। मेरे लिए पात्र ढूंढने का सिरदर्द अब उन्हें मोल नहीं लेना होगा। लिखना आवश्यक भी हो गया था। कब क्या हो बैठे इसका कुछ ठिकाना था। वी हैड गॉन टू फार। मैंने चौंक कर उसे देखा और फिर तो मुझे चौंका कर ही हार नहीं मानी, सहमा कर ही छोड़ा। बनारस के घाटों पर युगल प्रेमियों का वह दुस्साहसी जोड़ा आधी आधी रात तक घूमता रहता। बजरे पर प्रेमी की गोदी में लेटी निशंक अनु गुनगुनाती दूर दूर तक निकल जाती। कभी कभी घाट पर जल रही चिताओं की आंच जैसे निकट से आकर उन्हें छू जाती और बजरे वाले को बीच घाट में बजरा ले चलने का आदेश देता मधुकर सलोनी सहचरी के मदालस चेहरे पर झुक जाता। मधुकर क्यों उस पर रीझा था, यह समझते मुझे देर न लगी। इकलौती पुत्री का पत्र पाते ही उसके पापा आग बबूला होकर स्वयं उपस्थित हो गए थे। अपने एक प्रवासी व्यवसायी मित्र सूमा सेठ के पुत्र से वह एक प्रकार से अनु का संबंध स्थिर कर चुके थे। बनारस पहुंचते ही उन्होंने अनु को भविष्य का भयावह चित्र खींचकर सहमाने की चेष्टा की थी। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा और तुम कह रही हो वह छोकरा भी रिसर्च कर रहा है। तुम क्या घास पात खाकर पढ़ाई पूरी करोगी? नहीं पापा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता ना करें, हमने सब सोच लिया। उसका ठंडा स्वर पापा को और भी गर्मा गया था। खाक सोच लिया है? तुम गुजराती हो, एक एक संस्कार तुम्हारे गुजराती हैं। गुड़ दली दाल बिना तुम एक गस्सा भी नहीं खा पाती। मुझे याद है एक बार फ्रांस में भी तुमने अपने सूप में चीनी की क्यूब डाल ली थी और अब तुम्हें मिलेगी खट्टी सांभर और इडली। मैं अपनी सांभर में चीनी डाल लूँगी पापा, और इडली तो एकदम हमारे गुजराती ढोकले से मिलती है। मुस्कुरा कर पापा को गुदगुदाने की अनु की यह चेष्टा व्यर्थ हो गई थी। ठीक है,
तुम्हें कुएं में कूदना है तो आंख पर पट्टी बांधकर मैं तुम्हें नहीं कूदने दूंगा। मैं उससे कुछ प्रश्न तुम्हारी ही उपस्थिति में पूछूंगा। यदि मेरी परीक्षा में वह खरा उतरा तो चाहे मद्रासी हो या हप्सी, मुझे उसे जमाता बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एंड इफ ही फेल्स, तो तुम्हारा पति वह भले ही बन जाए, इस जीवन में मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता, नेवर। अनु मन ही मन मुस्कुराती मधुकर को बुला लाई थी। कीमती कपड़े पहने, मुख में सिगार दाबे उस रोबदार व्यवसायी को देखते ही मधुकर हतप्रभ सा खड़ा रह गया था। चंचला लक्ष्मी के सम्मुख वीर गंभीर सरस्वती सकुचाकर रह गई थी। अनु के पिता की दृष्टि निक्षेप में घोर तिरस्कार भरा था। भौहें सिकुड़कर भयानक हो गई थीं। लग रहा था आंखों ही आंखों में उन्होंने मधुकर के पूरे शरीर का एक्सरे ले लिया है। कमीज के भीतर पहनी गई फटी बनियान, जूतों के भीतर यत्न से छिपाई गई जुराबों की फटी एड़ियाँ, घर पर धुला जीर्ण रुमाल और भीतर की जेब में छिपी सस्ती कलम, सबका चित्र जैसे उन पास पास सटी दो क्रूर आंखों में उतर आया। गरज कर उन्होंने अपने प्रश्न का पहला हथगोला फेंका था। तुम अनु से विवाह करना चाहते हो? जी हाँ, मधुकर का स्वर कुछ कांप गया था। 10 रुपए में यदि कहीं हाथी बिक रहा हो तो क्या तुम खरीद लोगे? इस अजीब से सवाल पर मधुकर सोच ही रहा था कि वह उत्तेजना से बंधी मुट्ठियां सामने धरी मेज पर पटकते फिर गरज उठे। बोलते क्यों नहीं? हाथी को खरीद लेने पर उसे द्वार पर स्थायी रूप से बांधकर खिला सकोगे? मधुकर चुप था। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? कहकर अब हंसकर उन्होंने दूसरा हथगोला फेंका और उनके इसी दूसरे प्रश्न ने नादान प्रेमी युगल के सुख स्वप्नों की धज्जियां उड़ा दी। यही तो नहीं कह सकता था वह। पिता के अभिशप्त जीवन इतिहास को ना उगलते ही बनता था, ना निगलते ही। प्रेमी की हिचकिचाहट देख अनु उतावली बनी स्वयं आगे बढ़ाई थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, है ना मधुकर? गए थे या अभी भी जेल में हैं? क्यों मधुकर? पटेल ने हंसकर पूछा तो मधुकर कांप उठा। उसे लगा जैसे संसार की कोई भी शक्ति उसे उबार नहीं सकती। क्रोध से जलते हुए वह एक बार फिर गरजे थे। क्यों? कहाँ हैं तुम्हारे पिता? बम्बई की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की हत्या के अपराध में उसके पिता आजन्म कारावास का दंड भोग रहे थे। माँ ने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली थी। यह सब बात वह अनु से अदल बदल कर कहता चला आया था, किंतु अनु के पिता को छलना आसान नहीं था। भारत पहुंचने के पहले ही उनके विश्वासी गुप्तचरों का दस्ता स्वदेश पहुंच सब कुछ पता लगा चुका था। सुन ले छोकरी, उन्होंने अनु से कहा, जो व्यक्ति ऐसा सफ़ेद झूठ बोलकर विवाह जैसे पवित्र संबंध को कलंकित कर सकता है, वह निश्चय ही किसी दिन अपने हत्यारे पिता से भी अधिक निर्मम हत्या कर सकता है। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर अनु वहीं बैठ गई थी। उसे यह दुख नहीं था कि उसका प्रेमी एक अभिनेत्री के हत्यारे का बेटा है, पर उसका प्रेमी झूठा है, लबार है। इस कटु सत्य का कड़वा घूंट वह किसी प्रकार कंठ तले नहीं उतार पा रही थी। फिर पिता ने कहा, चल अब तुझे यहाँ नहीं पढ़ना होगा, हो चुकी तेरी पढ़ाई। एक हत्यारे के बेटे से मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगा, और अगर तूने नहीं माना तो तेरे विवाह के दिन ही मैं तुझे उपहार दूंगा अपनी निर्जीव देह का। यह कहकर अपने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उन्होंने अपनी चौड़ी छाती पर धर लिया था। नहीं पापा, नहीं नहीं, कह अनुराधा सशक्ति अपने पिता से लिपट गई थी। फिर? मैंने सांस रोककर पूछा। फिर क्या? अनुराधा हंसकर उठ खड़ी हुई। मैं पापा के साथ नैरोबी चली गई। वहाँ की अधूरी शिक्षा पूरी की हार्वर्ड में। पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं विवाह कर लूँ। अपने मित्र को वाग्दान तो वह पहले ही कर चुके थे, किंतु मित्र पुत्र ने पी पिलाकर अपना लीवर इतना चौपट कर लिया था कि विवाह होने पर मेरा सौभाग्य कठिनता से 1-2 साल ही कट सकता था। उसे सिरोसिस हो चुका था। एक प्रकार से मेरे अवांछित कौमार्य का धक्का ही पापा की आकस्मिक मृत्यु का कारण बना। वैसे उनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई थी। मृत्यु के एक दिन पूर्व
वह मुझे यत्न से अपनी चल अचल संपत्ति का लेखा जोखा सौंप गए थे। फिर सब बेच बाच कर मैं स्वदेश लौट आई। आज ईश्वर की कृपा से विश्वविद्यालय में ऊंचे पद पर हूँ। मोटर है, बंगला है, पुष्प वाटिका ऐसी है कि मेरा माली हर पुष्प प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है। और तुम्हारी हृदय वाटिका? मैंने हंसकर पूछा। अंग्रेजी की उस प्राध्यापिका का अचानक उत्फुल्ल मुखमंडल पौरुषपूर्ण और मृदुता विहीन हो उठा। मेरे हृदय वाटिका में ना अब कभी गुलाब झूमेगा, ना चंद्र मल्लिका। एक लंबी सांस खींचकर वह मलान हंसी के साथ चलने को उठ खड़ी हुई। खिजा से उजड़े चमन की अब फसलें बाहर ही बची रह गई हैं बहना। उसके जाते ही मन ना जाने कैसे उदास हो गया था। कौन कह सकता था कि बाहर से ऐसी हंसमुख आनंदी दिखने वाली रोबदार डॉक्टर पटेल के हृदय में ऐसी वेदना निहित है। फिर भी उसके हास्य में, नेत्रों में, शब्दों में कैसी शांति थी। उसकी कहानी सुनने के पश्चात उसके प्रति मेरा लगाव और भी घनेरा हो उठा। मेरा मन मुझसे बार बार कहता था, अपने चरित्र बल से सारे संसार को शुद्ध कर सकती है यह प्रभावशाली नारी। एक दिन मैं उसके यहाँ गई तो देखा बाहर एक स्कूटर खड़ा है। पहले तो मैं झिझकी, सोचा लौट चलूं। इसी समय अनु ने मुझे देख लिया। वाह वाह, एकदम ठीक समय पर आई हो। मैंने बड़ी बढ़िया कॉफ़ी बनाई है। मुझे भीतर खींचकर उसने अपनी स्पेशल झागदार कॉफ़ी का प्याला थमा दिया। दूसरा प्याला दीवान पर बैठे दूसरे व्यक्ति को थमाने लगी तो मैं अचकचा गई। मुझे देखकर उसने भी उठने की चेष्टा की तो अनु ने हंसकर हाथ से ही उसे बैठ जाने का आदेश दिया। फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, यह मेरा सबसे प्रतिभाशाली छात्र है, प्रियतम महंती। नाम इसका बड़ा ही विचित्र, सो एम्बैरसिंग। मेरी दृष्टि फिर उस कमनीय चेहरे की ओर उठ गई। स्फटिक सा गौर ललाट, शरीर सुगठित, बाल लंबे लंबे और सुनहले जो उसके कंधों पर गिरकर मुखाकृति को और भी आकर्षक बना रहे थे। स्पष्ट था कि उसने अभी जीवन के 19-20 वसंत ही देखे थे। कॉफ़ी पीकर मैं चलने को उद्यत हुई तो अनु ने रोक लिया। अरे बैठो, थोड़े पीछे तो चखती जाओ। कल ही भवाली से निर्मला बेन ने पार्सल भेजा है। जाओ मेहंती, फ्रिज में धरे हैं, ले आओ। निर्मला बेन अनु की एकमात्र आत्मीया थी। वर्षों पूर्व उसकी यह मौसेरी बहन भवाली रोग मुक्ति के लिए आई थी और स्वस्थ होकर वहीं बंगला लेकर रहने लगी थी। मेहंती पीचेस लेने चला गया तो अनु फुसफुसाकर कहने लगी, इसका बाप उड़िया था और माँ कश्मीरी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था पर बनी नहीं। बाप कनाडा चला गया है। माँ शिपेंडेल की किसी फर्म में सेक्रेटरी थी। उसने वहीं के मैनेजर से विवाह कर पुत्र को त्याग दिया है। गजब का मेधावी छात्र है। मेरे सुदीर्घ अध्यापन काल में ऐसा छात्र मुझे आज तक नहीं जुटा। थोड़ी बहुत सहायता कर देती हूँ। मेहंती प्लेट भर आड़ई लेकर आ गया। अनु ने प्लेट मेरी ओर बढ़ा दी। तुम भी तो लो ना अनु, मैंने कहा, पर उसने प्लेट अपने प्रिय छात्र की ओर खिसका दी और हंसकर मुझसे कहने लगी, लव सॉन्ग पढ़ा है ना, डू आई डेयर टू ईट अ पीच। क्यों मेहंती? I grow old, I grow old. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I hide my hair behind? Do I dare to eat a peach? फिर वह जोर से हंसकर कहने लगी, देखो देखो कैसे शर्मा रहा है बेचारा। बड़ी देर तक अनु की हंसी सुकुमार मेहंती के आड़ई से ही लाल गालों की रक्तिम आभा को और रक्तिम बनाती रही। सचमुच किसी लजीली किशोरी का सा ही निर्दोष चेहरा था लड़के का। कैसी कठोर हृदय जननी रही होगी वह, जो ऐसे गंधर्व कुमार से सुपुत्र की मायाडोर स्वयं काटकर उड़नछू हो गई। माँ नहीं थी तो क्या हुआ, भगवान ने उसे स्नेही अध्यापिका के रूप में दूसरी माँ दे दी थी। मैं सोचने लगी, फिर अनु क्या एक मेहंती से ऐसा लाड लड़ाती? सुना विश्वविद्यालय में उसकी छात्र मंडली ने उसका नाम धरा था जगदात्री। परीक्षा निकट आती तो उसकी स्टडी छात्र छात्राओं की भीड़ से भर जाती। एक दिन मैं वहीं बैठी थी,
कि देखते देखते छात्र छात्राओं का एक जत्था भर भरा कर भीतर घुस आया। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती ही रह गई थी। हे भगवान, इनमें कौन उसके छात्र थे और कौन छात्राएं। रंग बिरंगे एक काट छांट के घंटा नितंबी पायजामे, शोख रंगों के खद्दर के ढीले कुर्ते और अस्त व्यस्त केश राशि। ना उन चेहरों पर लावण्य था, ना तेज। बड़ी कठिनता से मैं 10 की 10 छात्राओं को बीन सकी थी, और उन 10 चेहरों में एक चेहरा भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर आंखें ठंडा सकें। अनु पटेल को घेर कर बैठे उस दल को देख उस दिन एक धक्का मुझे और लगा था। उसके छात्रों के चेहरों के हाव भाव में एक स्त्रौण छटा आ गई थी, और छात्राओं की किशोरचित धमा चौकड़ी मुझे बड़ी अस्वाभाविक लगी थी। कोई अनु से प्रश्न पूछ रहा था, कोई चटपट गैस पेपर बना रहा था। प्रश्न सरसंधान में पटुस द्रोणाचार्य की छत्र छाया में ना जाने कितने अर्जुन अभ्यासरत बैठे चहकते रहते, पर उसका एकांत प्रिय एकलव्य अंधेरे कोने के अरण्य में बैठा बैठा पूरी विद्या सुनकर ही ग्रहण कर लेता। किंतु जब गुरु दक्षिणा देने का अवसर आया तो द्रोणाचार्य की ही भांति एक कठोर याचना कर बैठी थी उसकी गुरु। उस बार पहला आनंददायक समाचार सुना, प्रियतम महंती के आशातीत सफलता का। एमए के सफल छात्रों में उसने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। और फिर जब दूसरा समाचार सुना तो सिर चकरा गया कि प्रियतम महंती अपनी गुरु अनु का ही प्रियतम बन गुरु सहित अलोप हो गया था। मैंने सुना तो स्तब्ध रह गई। अनुराधा कुछ ही घंटों में अपनी गृहस्थी का डंडा डेरा उखाड़ छात्र सहित दिल्ली उड़ गई, और वहीं से दोनों विदेश चले गए हैं। यह उसका अंतिम समाचार मुझे मिल पाया था। नौकरी तो वह केवल समय काटने के लिए करती थी। उसी के शब्दों में उसके पिता के भारी बैंक बैलेंस के सूद से ही वह बिना हाथ पैर हिलाए एक आईएएस की तनख्वाह घर बैठे खींच सकती थी। घृणा से मेरा अंग अंग सिहर उठा था। छी छी, मुंह काला करना ही था तो क्या वही अनाथ अबोध छोकरा रह गया था? समय पर विवाह हुआ होता तो इतना बड़ा तो उसका पुत्र ही होता, बल्कि इससे भी 4-5 वर्ष बड़ा। मैं 40 वर्ष की हूँ, उसने स्वयं मुझसे कभी कहा था। कोई स्त्री क्या कभी किसी दूसरी स्त्री को अपनी ठीक वयस के कंधे पर हाथ धरने देती है? कम से कम 45 की तो होगी ही। पूरे समाज की थोड़ी थोड़ी ने उसकी भत्सना की। महीनों तक वह बेमेल विवाह पूरे शहर की चर्चा का विषय बन गया। किंतु समाज का सबसे बड़ा गुण है उसकी क्षमाशीलता। धीरे धीरे वह बड़े से बड़े अपराध और अपराधी दोनों को भूल जाता है। लोगों ने अब उस विषय की चर्चा ही बिसरा दी थी। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। इस बीच में अपनी गृहस्थी में ऐसी उलझी रही कि अनु के विषय में सोचने का अवकाश ही ना मिला, ना इच्छा ही शेष रही। उस दिन भी मैं अकेली बैठी लिख रही थी। कई दिनों से कुछ लिखा नहीं था। लिखने को जैसे कुछ शेष ही नहीं रहा था। पानी के छींटे मार मार कर बासी सब्जी को ताज़ा बना ऊंची हाँक लगाने वाले सब्जी वाले की ठगी को जैसे सजग ग्राहक पकड़ लेता है, कुछ कुछ वैसे ही बासी कथानक को कोई कथाकार लाख नई शैली, भाषा, शब्द विन्यास के छींटे मार मार कर टटका बना ले, सजग पाठक उसकी ठगी को पकड़ ही लेता है। कौन सा कथानक दोहरा सकती थी मैं? कई बार अनु की प्रेम कथा लिखने बैठ बैठ कर लेखनी पटक चुकी थी। एक साथ उसके दोनों प्रेमी दुष्ट प्रेतात्माओं की भांति मुझे संत्रस्त कर देते। मधुकर की प्रेम कथा लिखती तो लेखनी में स्वयं सरस्वती उतर आती, पर प्रियतम महंती के अवतरित होते ही जैसे मेरी कलम उर्दू की उल्टी लिपि लिखने लगती। किंतु तब ही कहानी का अंत स्वयं साकार होकर मेरा द्वार खटखटाने लगा। वाक्य देवी के वरद हस्त का स्पर्श पाकर मैं पुलकित हो उठी। कौन? मैंने कागज कलम खिसका द्वार खोला। एक पल को मैं खड़ी की खड़ी रह गई। पीली लुंगी पर गेरुआ कुर्ता, कंठ में सुमरनी, आधे से अधिक चेहरे को निगलता सा आंखों पर लगा गोगो चश्मा, छीण कटी पर झूलती करधनी की नन्ही नन्ही घंटियों को टुनटुनाता वह एक कदम आगे बढ़ा।
यदि कंधों तक झूलती वह सुनहरी अयाल न होती तो मैं उसे ना पहचान पाती। द्वार पर मेरी प्रौढ़ा सखी का तरुण प्रियतम खड़ा था। अरे मेहंती, तुम आज कहाँ से आए? मैं यहाँ आया था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, शायद आप उसका पता बता सकते। किसका? मेरी पत्नी का। मैंने अन्नू से दिल्ली में विवाह कर लिया था। उसने चश्मा उतारकर नीचे धर दिया। मैंने देखा उसका चेहरा 2-3 वर्षों में ही आश्चर्यजनक रूप से व्यस्क हो उठा था। क्या यह उसकी सहचरी के अस्वाभाविक साहचर्य की देन थी? मैं चौंक उठी थी। तुम उसके पति हो और पता पूछने मेरे पास आए हो? पति था, अब नहीं हूं। वह अपनी दोनों लंबी भुजाएं नमस्कार की मुद्रा में बांध घुटनों के बीच दबाता झूला सा झूलने लगा था। मैं जानती थी, मेरा मन बार बार यही कहता था कि एक ना एक दिन तुम निश्चय ही उसे छोड़कर भाग जाओगे। यदि पत्नी पति से 4-5 वर्ष भी बड़ी रही तो 10 वर्ष में वयस्क का यही सामान्य सा अंतराल दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाता है। तुम तो अंग्रेजी साहित्य के छात्र थे, 12th नाइट नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, उसका स्वर विद्रूप से विकृत हो गया। झूठ कहा था आपके मन ने। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं। फिर उसकी कुर्सी की बाहों में सिर रखकर वह लड़कियों की भांति सुबकने लगा। मैं हतप्रभ सी खड़ी रह गई। उसने बताया, विवाह का 1 वर्ष पूरे कॉन्टिनेंट के दौरे के परम आनंद में कब कट गया, दोनों जान ही न पाए। आर्थिक कठिनाइयों में बीता कैशोर्य सहसा अनु के वैभव के साय में नई करवट ले बैठा। विदेश के विशुद्ध दुग्धपान ने रक्तहीन चेहरे को पौरुष के तेज से दीप्त कर दिया। स्पेन और सिसली के बम गोले से संतरों का रस गौर कपोलों पर छलक आया। विदेशी सिगरेट के छल्लों की धूम्र रेखा आरक्त नैनों में सलोने अंजन की रेखा खींच गई। जिस चिबुक पर लाख लाख बार किया गया ब्लेड घर्षण एक नन्ही सी दाढ़ी भी नहीं उगा पाया था, उसी चिबुक पर अब पौरुष के स्पष्ट हस्ताक्षर थे। लंबी झुकी मूंछों ने उस आकर्षक चेहरे को किसी चीनी अफीमची के चेहरे सा भावनाहीन बना डाला था। अनु ने उस लंबी मधुयामिनी में अपने वर्षों के दबे सारे अरमान पूरे कर लिए थे। पानी की भांति पैसा बहाती वह प्रियतम महंती को भृंग कीट की भांति छाती से चिपकाए देश विदेश के आकाशों में उड़ती रही थी। और इसी विश्वव्यापी हनीमून के बीच उसे अचानक मिल गया था उसका पुराना प्रेमी मधुकर। भाग्य उन्हें एक ही होटल के अगल बगल के कमरों में खींच लाया था। अपनी दबंग जर्मन पत्नी के कठोर अनुशासन से अदालती मुक्ति पाकर वह मुक्ति पर्व मनाने निकला था। प्रियतम उसके विषय में सब कुछ जानता था। अपने एकांत के बीच अपनी सहचरी के पुराने प्रणयी की घुसपैठ उसे बेहद अखरने लगी। एक दिन वह आधी रात को उठा तो उसके डबल बेड का अर्धांग निस्व था। वह उठकर बाहर जा ही रहा था कि द्वार खोलकर अनु आ गई। कहाँ गई थी तुम? वह गरजा। नींद नहीं आ रही थी, बरामदे में टहल रही थी। उसके ठंडे स्वर ने जलती आग की ज्वाला को ना बुझाकर और भी भड़का दिया था। बरामदे में टहल रही थी या बगल के कमरे में? उसने लपक कर उसके कटे बाल पकड़कर खींच लिए थे। उसने उस दिन अनु को इतना मारा कि उसकी एक आंख सूज गई, होंठ कट गया और मरोड़ी गई कलाई सूज गई। उसने बेरहमी से अनु को मारा था। अनु उसके पैरों से लिपटने लगी थी। मुझे क्षमा करो प्रियतम, मैं कसम खाती हूँ कि मैं अब कभी मधुकर का मुंह भी नहीं देखूंगी। पर उसका मुंह वह अब चाहने पर भी नहीं देख सकती थी। वह तो कलह का आभास पाते ही भोर होने के पहले अपना हिसाब चुकता कर होटल का कमरा खाली कर गया था। फिर हम दोनों घर लौट आए। अनु को वहीं एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह ठीक था कि उसने मुझे धन का कोई अभाव नहीं होने दिया। खाने पीने की, रहने घूमने की मुझे पूरी स्वतंत्रता थी। किंतु अनु बदल गई थी। मैं उसके कंधे पर भी हाथ धरता तो वह सिकुड़ कर ऐसे सिमट जाती जैसे उसके कंधे पर प्रियतम मेहंती का हाथ नहीं, कोई लिजलिजी छिपकली गिर पड़ी हो। उसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार था, पर उसके शरीर पर नहीं। यह वह कई बार बड़ी बेरुखी से स्पष्ट कर चुकी थी। किसी भी पति के लिए
यह कितना बड़ा दंड है, आप समझ सकती हैं। जितना ही वह मुझसे कटती, उतना ही मैं उसे पाने को व्याकुल हो उठता। पेट की भूख और शरीर की भूख में कोई अंतर नहीं है मौसी। खाद्य अखाद्य का अंतर भूलकर मैं किसी कंगले भिक्षुक की भांति जूठी पत्तलों पर टूटने लगा। उसी कंगली बिरादरी की पंगत में मुझे मेरे विदेशी इष्ट मित्रों ने ऐसे अमृत बूटी चखाई कि मैं सब दुख भूल गया। एक शुट लेता तो ना रहती अनु पटेल ना मधुकर। एक दिन उस आनंद मूर्छा से इहलोक में लौटा तो अनु नहीं थी। मेज पर धरे लिफाफे पर मेरी दृष्टि पड़ी और मैं सब समझ गया। इस पत्र के साथ वह 3-4 माह का खर्चा छोड़ गई थी। उसने लिखा था, हम दोनों ने बहुत बड़ी भूल की थी प्रियतम। संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों के बीच वयस की इस दूरी को पाट नहीं सकती। तुम्हारे लड़कपन को मेरे प्रौढ़ अनुभव का धैर्य कभी नहीं जीत पाया। जैसे अत्याधुनिक शल्य क्रिया में किए गए हृदयारोपण के अनेक प्रयास आज तक असफल ही रहे हैं। एक न एक दिन प्रकृति नवीन अंग को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम को भी मेरा शरीर जिस झटके से दूर पटक चुका है, उसके बाद अब मैं नवीन प्रयोगों में समय, शक्ति और अपना धन गंवाना महामूर्खता समझती हूँ। तुम्हें विदेश के सबसे विकट रोग ने ग्रस लिया है। इतने बड़े संसार में तुम चेष्टा करने पर एक न एक दिन अपनी समवयसी सहचरी जुटा ही लोगे। मैं मधुकर के पास जा रही हूँ, तुम्हारी अनु पटेल। एक बार भी उसने यह नहीं सोचा कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। वह फिर सुबकने लगा। मैंने उसके सिसकियों से कांपते कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम घर जाओ मेहंती, यू आर नॉट सोबर। घर? उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। मेरा घर अब है ही कहाँ? कहाँ जाने को कह रही हैं आप? जहाँ तुम टिके हो। मेरा स्वर बेहद रूखा था। जानती हैं कहाँ टिका हूँ? वह आंसू पोंछता हुआ उठा और मुस्कुरा कर बोला, एक भग्न मंदिर के गूढ़ मंडप में। वहाँ एक बाबा जी के पास खासी खुराक जुट गई थी। कल तो चला ही जाऊँगा। कहाँ? मैं फिर पूछ बैठी। गोवा। वहीं तो हम अभागों का स्वर्ग है। मेरा एक जर्मन मित्र वहाँ कुटिया बनाकर रहता है, उसी ने बुलाया है। फिर अपनी मेखला की नन्ही घंटियाँ टुनटुनाता वह औघड़ अवधूत जाने को उद्यत हुआ तो मैं भी उठ गई। गोरे अश्रुसिक्त कपोलों की आर्द्रता अभी सूखी नहीं थी। पहले वह नम्रता से हाथ जोड़कर झुका, पर फिर ना जाने क्या सोचा, चट से मेरी चरण धूली माथे पर लगा ली और हंसकर बोला, अच्छा मौसी, अब मैं चलूं? मैं कुछ कहती इसके पहले ही वह लंबी लंबी डंगे भरता फाटक से बाहर हो गया। मेरे मन के प्रहरी ने फिर मुझे हंसकर टोका, रोकती क्यों नहीं? 2 दिन का भूखा प्यासा है, एक प्याला चाय तो पिला देती। कैसी बाल वैरागी की सी निष्कपट हंसी है उसकी। किंतु अपने मन के इस छलिया प्रहरी से मेरा विश्वास अब उठ चुका है। उस दिन अनु के लिए कहता था, यह संतनी है, किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। आज मेहंती को बाल वैरागी कह रहा है, किंतु मुझे यह प्रहरी लाख बहकाए, संसार के बड़े से बड़े वैरागी के वैराग्य को भी पहचानना अब मैंने सीख लिया है। आशा है कि यह हृदयस्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।